आज हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। अभी तक हमने हाइपरमेट्रोपिया की टाइप्स और उसकी क्लिनिकल टाइप्स और उसकी इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो सब स्टडी कर लिया है अलॉन्ग विद जो हमारा फॉगिंग टेस्ट है। अब आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो जैसे कि सिम्टम्स सब जानते हैं कि सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट फील करता है, और साइन जो एक क्लिनिकल या जो क्लिनिशियन या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो देखता है आई में, वो साइंस है। तो सिम्टम्स हाइपरमेट्रोपिया के वो डिपेंड करते हैं एज ऑफ द पेशेंट एज वेल एज द एरर ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर होगी उतने ज़्यादा सिम्टम होंगे, और जितनी ओल्ड एज होगी उतने ज़्यादा सिम्टम होंगे। यंग एज में एकोमोडेशन ज़्यादा होता है, पावर ऑफ मसल्स, स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स या स्ट्रेंथ ऑफ ऑकुलर मसल्स और एकोमोडेटिव मसल्स की पावर ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है यंग पेशेंट में माइल्डर जो हाइपरमेट्रोपिया है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। जैसे कि पहला सिम्टम एसिम्प्टोमेटिक है, तो माइल्डर अगर हाइपरमेट्रोपिया है, यंग पेशेंट है, तो वो एसिम्प्टोमेटिक होगा। ठीक है, अगर पेशेंट यंग है और जैसे कि हमने बात करी थी कि लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया और मैनिफेस्ट में भी जो फैकल्टेटिव टाइप है, अगर इतना कंपोनेंट का हाइपरमेट्रोपिया है, पेशेंट की एज यंग है, तो वो इन दोनों हाइपरमेट्रोपिया को कवर अप कर सकता है। लेकिन उसमें हमारे एस्थिनोपिक सिम्टम्स आएंगे क्योंकि एकोमोडेशन भी यूज कर रहा है और इनहेरेंट टोन ऑफ द सिलियरी मसल्स भी वो पेशेंट यूज कर रहा है। तो इन दोनों से मिलकर एस्थेनोपिक पेशेंट को ठीक दिखेगा, बट एस्थेनोपिक सिम्टम्स आएंगे। अगर ये दोनों कंपोनेंट मिलकर भी पेशेंट को ठीक नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उसको डिफेक्टिव विजन विद एस्थेनोपिक सिम्टम्स आएगा। उसका विजन भी डिफेक्टिव होगा और उसको एस्थेनोपिक सिम्टम्स भी आएंगे, क्योंकि वहां पे एब्सोल्यूट जो हाइपरमेट्रोपिया का कंपोनेंट है वो रेमेनेंट रह जाएगा, जिसकी वजह से उसको डिफेक्टिव विजन विद एस्थेनोपिक सिम्टम्स आएंगे। और अगर बहुत हाई ग्रेड का हाइपरमेट्रोपिया है, तब ऐसे में उसको डिफेक्टिव विजन होगा। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया का कंपोनेंट है तो हम एकोमोडेट भी नहीं करेंगे और हमारा जो लेटेंट वाला जो फैक्टर है उसको भी यूज़ नहीं करेंगे, और पेशेंट को सिर्फ डिफेक्टिव विजन की कंप्लेंट रहेगी। और जैसे जैसे इसमें एक इफेक्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया में, इफेक्ट ऑफ एजिंग। तो इफेक्ट ऑफ एजिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारी जो एकोमोडेटिव पावर है वो धीरे धीरे कम होती है। तो यंग पेशेंट में जो हाइपरमेट्रोपिया है वो लेटेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है एकोमोडेशन धीरे धीरे वीक होता है, तो वो जो लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया है वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आफ्टर सिम्टम्स वी विल स्विच ओवर टू साइंस। साइंस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो हम पेशेंट में देखते हैं। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है कि एपी डायमीटर इज द मेजर कॉजेटिव फैक्टर फॉर हाइपरमेट्रोपिया। तो शॉर्टनिंग होती है आई बॉल की। जब आई बॉल की शॉर्टनिंग होगी, एपी डायमीटर कम होगा, तो सभी स्ट्रक्चर आई के छोटे होंगे। तो अगर स्मॉलर आई बॉल है, छोटी आई बॉल है, हमें देखने को मिलेगी हाइपरमेट्रोपिया में। फिर उसके बाद कॉर्निया, छोटी आई बॉल होगी तो कॉर्निया भी छोटा होगा। एंटीरियर चैम्बर शैलो मिलता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्मॉलर आई बॉल, साइज ऑफ द आई बॉल इज स्मॉल, तो एंटीरियर चैम्बर भी छोटा होगा। और जब हम रेटिनोस्कोपी और ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री करेंगे तो वहां पे हाइपरमेट्रोपिक रिफ्रैक्टिव एरर देखने को मिलेगी। फंडस एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंडस एग्जामिनेशन में जो ऑप्टिक डिस्क होगी वो स्मॉलर दिखेगी, और इसमें एक जो है टोटल रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए वो शाइनी होती है। तो फंडस एग्जामिनेशन में शाइनी सरफेस मिलेगी, और ये कई बार पेपिलाइटिस जैसी लुक देती है क्योंकि जो डिस्क मार्जिन है वो ब्लर्ड होते हैं। तो इसलिए हाइपरमेट्रोपिया में इसको बोलते हैं स्यूडो पेपिलाइटिस। तो डिस्क ऐसी लगती है कि उसका इन्फ्लेमेशन है, जबकि वो इन्फ्लेमेशन नहीं है, वो बिकॉज ऑफ द शॉर्ट जो स्मॉलर साइज ऑफ द आई बॉल है, टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ द जो लाइट है, इसकी वजह से वो शाइनी लगती है, सीधी लगती है, और स्मॉल ऑप्टिक डिस्क और वेस्कुलराइज लगती है। ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी या ए स्कैन बायोमेट्री, इसके अंदर हम एपी डायमीटर, ए स्कैन से हम एपी डायमीटर को मेजर करते हैं, और एपी डायमीटर में हमारे को एपी डायमीटर शॉर्टनिंग मिलेगी।